Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with the first chapter of class 12th geography from book Fundamentals of Human Geography and chapter का नाम है Human Geography, Nature and Scope. So ये जो chapter है ना, ये एक introductory chapter है जो आपको बताएगा that एग्जैक्टली ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का कोर कंसर्न क्या होता है और इसमें हम मेजरली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं. कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ डिबेट्स देखेंगे जो ज्योग्राफी के बारे में डिबेट्स हैं. इसमें एक डाइकोटमी होती है ज्योग्राफी में, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड एंड में हम कुछ सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे. राइट, सो बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेंदी चैप्टर नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और आपको ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देगा क्लास 12th ज्योग्राफी की. ऑल राइट, सो देखो ज्योग्राफी अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन या ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, सो ज्योग्राफी इज़ इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल. मतलब भाई ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है, और हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं. राइट, हमारा जो लैंड मास होता है, लैंडस्केप होता है, इसके अलावा हमारा जो क्लाइमेट होता है, ये सारी चीज़ें हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी डिटरमाइन करती है. राइट, और ये सारी चीज़ें जो भी हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी के अंडर पढ़ते हैं. एंड यहाँ ये बताया जा रहा है दैट दिस इज़ एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल डिसिप्लिन. मतलब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक साइंस की तरह हम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स या फिर ज्योग्राफिकल फिनोमेना को पढ़ते हैं. ऑल राइट, और ज्योग्राफी के जितने भी फिनोमेना हैं, जैसा हमने अभी बात करी, जिसे चाहे आप क्लाइमेट ले लो, ठीक है, हमारा जो लैंड मास है आप वो ले लो, हमें जो पहाड़ वाली जगहें होती हैं, पहाड़ों में हमें अलग तरह का लाइफस्टाइल देखने को मिलता है. नॉर्दर्न इंडिया जो प्लेन्स हैं, ठीक है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल प्लेन, यहाँ पे अलग तरह का लाइफस्टाइल है. नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का लाइफस्टाइल है. सो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़, डेली लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. एंड ज्योग्राफी के थ्रू हम उन एक्टिविटीज़ को, उन फिनोमेना को समझ सकते हैं. सो ईच एंड एवरी फिनोमेना दैट वैरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली. राइट, अब देखो अर्थ में ना दो मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे हमको बताए गए हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकंड लाइफ फॉर्म्स. अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, लाइफ फॉर्म्स क्या होती हैं, हमें एक ब्रॉड आइडिया तो इसके बारे में है ही. राइट, तो देखो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारा नेचर आता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्लाइमेट, हमारा लैंड मास, लैंडस्केप, सॉइल कैसी है, जो भी प्लांटेशन है वो कैसा है, अपार्ट फ्रॉम दिस वेजिटेशन, मॉनसून, ये सारे फिनोमेना जो हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं, हमारे नेचर में आते हैं. और लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो इसमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी ह्यूमंस वी आर पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स. एग्जैक्टली, सो ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं अर्थ पर. फिजिकल एनवायरनमेंट हम कैसे पढ़ सकते हैं, थ्रू फिजिकल ज्योग्राफी. और जो लाइफ फॉर्म्स मतलब ह्यूमंस के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं, थ्रू ह्यूमन ज्योग्राफी. अब फिजिकल ज्योग्राफी तो हमें एक ब्रॉड आइडिया यहाँ मिल ही गया है दैट जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने में हमारी हेल्प करेगी, मदद करेगी. बट ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ हम ह्यूमंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे. अगर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस तक हमारा जो स्टडी है अगर वो लिमिटेड रहेगी तो वो ज्योग्राफी नहीं, ठीक है. ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, ठीक है. तो देखो फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, ह्यूमन ने जो सोसाइटी बनाई है, जो भी हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, जो भी ह्यूमन मेड फिनोमेना है वो, और जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप की वजह से ही वी are able to establish various kinds of societies, various communities, और जो भी man made structures आज के टाइम पे हैं वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो पाए हैं ड्यू टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन लाइव्स. राइट,
सो आई होप ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन जोग्राफी का, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, ये बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे कि भाई जोग्राफी में ड्यूअलिज्म है, मतलब दो व्यूज़ हैं जोग्राफी के बारे में कि इस तरह से जोग्राफी पढ़नी चाहिए या इस तरह से जोग्राफी पढ़नी चाहिए। तो देखो, हम इसे ब्रॉडली 3 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर कैरेक्टराइज कर सकते हैं, 3 उसमें, ठीक है। नाउ ड्यूअलिज्म इन जोग्राफी, जोग्राफी में ना ड्यूअलिज्म है। ड्यूअलिज्म मतलब डिबेट है बिटवीन 2 व्यूज़ कि जोग्राफी ऐसे पढ़ी जाए या जोग्राफी ऐसे पढ़ी जाए। एग्जैक्टली जोग्राफी होती क्या है, तो 2 व्यूज़ के बीच में जो डिबेट है उसे यहाँ पे ड्यूअलिज्म बोला गया है, ठीक है। और ये जो ड्यूअलिज्म वाला जो कंसेप्ट आता है, हम इसे बेसिकली 3 ब्रॉड पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई जोग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग डिसिप्लिन या फिर डिस्क्रिप्टिव, कि भाई लॉ मेकिंग होना चाहिए, नोमोथेटिक होना चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, आइडियोग्राफिक हो। ऑल राइट, ये हो गई पहली डिबेट। सेकेंड डिबेट बोलती है दैट जोग्राफी का जो अप्रोच है वो रीजनल हो या फिर सिस्टमैटिक हो। अब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि रीजनल इन द सेंस पर्टिकुलर रीजन में जोग्राफी जो है या जो स्टडी है ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, वो एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड रहे, या फिर जोग्राफी शुड व्यू दिस कंप्लीट वर्ल्ड एज अ होल और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन लाइफ्स है, हम उसको पढ़ें, ठीक है। सो ये सेकंड डिबेट आती है। थर्ड डिबेट ये बोलते हैं कि भाई जोग्राफिकल फिनोमेना शुड बी स्टडी थियोरेटिकली, ठीक है, कि एक थियोरी की तरह थियोरेटिकल अप्रोच रख के हम जोग्राफिकल फिनोमेना को पढ़ें, जो भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, फिनोमेना है, ठीक है, या फिर एक हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होना चाहिए, ठीक। सो ये यहाँ पे 3 मेन डाइकोटमी बोल सकते हैं, ड्यूअलिज्म बोल सकते हैं, जो कि हम जोग्राफी में देख सकते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट आता है भाई डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आप देखोगे एक बॉक्स में 3 डेफिनेशन दे रखी हैं, और ये जो डेफिनेशंस हैं ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकती हैं कि बेसिकली जो ये डेफिनेशन है ये किसने दी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली डेफिनेशन इज़ बीइंग गिवन बाय राज़िल, ओके। तो ये बोलते हैं कि जोग्राफी इज़ अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब एक सिंथेटिक स्टडी है किसके बारे में, ह्यूमन सोसाइटीज़ और जो अर्थ सरफेस है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी सिंथेटिक स्टडी को हम जोग्राफी बोलेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड हमें क्या देखने को मिलता है, सिंथेसिस। ऑल राइट, इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ये बोलते हैं LNC सैम्पल, ये बोलते हैं दैट जोग्राफी इज़ बेसिकली, ह्यूमन जोग्राफी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे मैन को, ह्यूमंस को अनरेस्टिंग बताया गया है। एग्जैक्टली जो ह्यूमंस हैं वो एक जगह रुके नहीं हुए है ना, उनकी लाइफ चलती जाती है। सिमिलरली अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ भी स्टैटिक नहीं है, अर्थ डायनामिक है, उसमें डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। चाहे हम क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, जो हमारा मॉनसून आता है, मॉनसून विंड्स आती हैं, समर, विंटर्स, ऑल राइट। चाहे हम अगर हमारी लैंड सरफेस में देखें, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ भी स्टेबल नहीं है, अर्थ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। मतलब यहाँ पे बताया गया है डायनमिज्म, ठीक है, कि जो भी ये रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ, ये डायनामिक रिलेशनशिप है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, ये स्टैटिक रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर हुआ। थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है वो किसने दी है, पॉल विदाल दे ला ब्लाशे, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और ये बोलते हैं दैट ह्यूमन जोग्राफी इज़ द सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज
governing our earth and the relations between the living beings. ठीक है, मतलब जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी एग्जैक्टली क्या है? फिजिकल लॉज जो हमारी अर्थ पे हम वेरियस फिनोमेना देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्थ पर अकर होती रहती हैं टाइम टू टाइम, एंड द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बींग्स के बीच में जो उनकी सोसाइटीज़, उनकी कम्युनिटीज़, उनमें जो रिलेशंस हैं उनकी नॉलेज होना इज़ बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जोग्राफी. तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है? दैट ह्यूमन जोग्राफी एक नया कंसेप्शन देता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन. सो ह्यूमन जोग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स. I hope this concept is clear, this topic is clear. ठीक है, now moving towards our next topic, that is the nature of human geography. अब ह्यूमन जोग्राफी की ना यहाँ पे हमें डिटेल्ड एक डेफिनेशन दी हुई है, सो आई वुड सजेस्ट लर्न इट एंड हाईलाइट इट इन योर बुक. ठीक है, सो ह्यूमन जोग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शन विद ईच अदर. एग्जैक्टली जो जैसा मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा कि हम जितनी भी सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ या फिर जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो पाए, बिकॉज ह्यूमंस ने इंटरैक्ट करा नेचर के साथ. एम आई राइट? वही यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है दैट ह्यूमन जोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शन विद ईच अदर. ठीक है, नाउ इंटरैक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस. तो देखो, नेचर एंड ह्यूमंस के बीच में अगर हम इंटरैक्शन की बात करें, सो ह्यूमंस नेचर के साथ इंटरैक्ट कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या दिखाता है? अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे डेवलप होती है? टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉज. ठीक है, मतलब जब ह्यूमंस को नेचर के बारे में जानकारी मिलेगी, जब ह्यूमंस को नेचर के बारे में नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो जब नेचर को समझेंगे, उसके जो नेचुरल लॉज हैं वो उसको समझेंगे, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की जब वो नॉलेज गैदर करेंगे तभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे. और टेक्नोलॉजी क्या दिखाती है? लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत ही लो टेक्नोलॉजी है तो वो क्या दिखाता है कि भाई जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है. ठीक है, मतलब कल्चरल डेवलपमेंट भी लो है. तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स ह्यूमंस टू इंटरैक्ट विद नेचर. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया गया है किस तरह से जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट को समझते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प होती है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस जब हमने ये जो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, जब हमने फ्रिक्शन और हीट को समझा तो हम डिस्कवर कर पाए फायर. राइट, फिर जब हमने अंडरस्टैंड करा, जब हमने डीएनए के जो सीक्रेट्स हैं, डीएनए और जेनेटिक्स को समझा, तब वी वर एबल टू कॉन्क्वर वेरियस डिजीज़ेस. ठीक है, हमें डिजीज़ेस का जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं उनका बेसिकली समाधान मिला. ठीक है, उनको कॉन्क्वर कर पाए, उनको समझ पाए, उनसे डील कर पाए. राइट, थर्ड एग्जाम्पल देखो कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेचर के बारे में नॉलेज होना, कि जब हमने एरोडायनामिक्स की लॉज को समझा तो वी वर एबल टू डेवलप फास्टर प्लेन्स. समझ में आ रहा है कि जब हमने नेचुरल लॉज को, नेचुरल फिनोमेनास को समझा तो हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए.
और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम, ये अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही हम ह्यूमंस जो हैं हम नेचर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। समझ में आया पूरा कंसेप्ट क्या है? अब यहाँ पे दो मेन फिनोमेना आते हैं। देखो, एक होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एक आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब ये दोनों क्या है, सबसे पहले समझते हैं ह्यूमनाइजेशन, सबसे पहले समझते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, देखो, अगर हम प्रिमिटिव स्टेज की बात करें, ठीक है, पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम पे जो इंटरैक्शन था ना बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर वो काफ़ी लिमिटेड था। ऐसा क्यों? बिकॉज ह्यूमंस के पास नेचर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, और नॉलेज नहीं थी तो वो कुछ टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं कर पा रहे थे जिससे वो नेचर के साथ इंटरैक्ट कर पाते या नेचर को समझ पाते। ठीक है, नॉलेज ना होना ये बिगेस्ट यहाँ पे एक इशू बोल सकते हैं कि इस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड इंटरैक्शन था। ठीक है, तो देखो, अब जब ह्यूमंस के पास नेचर के बारे में नॉलेज नहीं है तो ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो देखो, इस टाइम पे ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। जो नेचर बोलता था वो ह्यूमंस करते थे। ठीक है, अब इसे बहुत लिटरल सेंस में नहीं लेना है, बट मैं यहाँ बोलना क्या चाह रही हूँ दैट ह्यूमंस अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। मतलब नेचर के अकॉर्डिंग चलना है, नेचर के ऑपोजिट हमें कोई काम नहीं करना है। टेक्नोलॉजी बहुत लो थी, और जब टेक्नोलॉजी लो होती है, जैसा हमने देखा कि टेक्नोलॉजी क्या दिखाती है, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट दर्शाती है। सिमिलरली इस टाइम पे जो सोशल डेवलपमेंट थी ना, द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव थी। ह्यूमंस वर अफ्रेड ऑफ द नेचुरल फोर्सेस। जो मतलब ह्यूमंस नेचर से डरते थे, नेचर को वर्शिप करते थे, उनके साथ एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट में पीसफुली वो रहा करते थे, नेचर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, जो नेचर ने दिया है उसमें वो संतुष्ट रहते थे, है ना, वो सैटिस्फाइड थे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन या बहुत लार्ज स्केल पे लैंड उन्हें ओन नहीं करना होता था। वो नेचर को मदर नेचर कह के वो बोलते थे कि भाई मदर नेचर, मतलब उनको वर्शिप भी करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली हम देख सकते हैं बिल्कुल एंड में कि डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन नेचर है ना, दे वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, कि सब कुछ तो उनका नेचर से ही है। ठीक है, वो खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, नेचर जैसा दे रहा है वो वैसा ले रहे हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा जैसे आज के टाइम में हो रहा है। और इसे बोला जाता था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन आता है या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आता है तो ये एक ही बात है, आपको एक ही कंसेप्ट यहाँ समझाना रहेगा। तो आई होप ये जो अब टॉपिक का नाम रखा गया है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, कि भाई ह्यूमंस को नेचुरलाइज किया जा रहा है, ह्यूमंस नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब नेचर ह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है, नेचर को अब ह्यूमंस के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा बात के टाइम में, अभी का टाइम भी अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है, और ये जो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, मतलब यहाँ पे एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी। ठीक है, जो नेचर है वो ह्यूमंस के लिए बहुत नेसेसरी था, नेसेसरी तो अब भी है, बट अब मॉडिफिकेशन होती जा रही है। अब स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम पे आ रहे हैं कि हमें अब ज़रूरत नहीं है कि हम नेचर के डिक्टेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ह्यूमंस के पास क्या आ गई है, एक फ्रीडम आ गई है। ऑल राइट, अब वो आज़ाद अपने आप को समझते हैं कि हम नेचर को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दे कैन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, और इसे बोला जाता है पॉसिबिलिज्म। ठीक है, बिकॉज अब यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ह्यूमंस अपनी मर्जी से नेचर को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर दे रहे हैं।
जैसे हम बोल सकते हैं भाई टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, डैम्स कितने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो अब सारा कंट्रोल क्या है, ह्यूमंस के हाथ में है। अब वो हार्मोनियस एनवायरनमेंट में नेचर के साथ नहीं रहते, वो नेचर के अगेंस्ट भी काफ़ी सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोला गया है, पॉसिबिलिज्म। समझ में आ गया। अब हमने देख लिया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी देख लिया, पॉसिबिलिज्म भी देख लिया। अब हम बात करेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म की, ये क्या है। तो यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर एक जोग्राफर है जिन्होंने ये जो कंसेप्ट है न्यू डिटर्मिनिज्म का, इसको इंट्रोड्यूस करा। ये बोलते हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक है। हमें एक मिडिल पाथ, हम बोल सकते हैं मिडिल पाथ या फिर मध्यम मार्ग, जैसा आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि हमें एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बहुत अच्छा है इस समय को देखते हुए, ना ही पॉसिबिलिज्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये है एक स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ये है स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। दोनों ही हमारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, हमें एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा और इस मिडिल पाथ को वो नाम देते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि ना तो ह्यूमंस बिल्कुल सरेंडर करेंगे नेचर को, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे भगवान की तरह, मदर नेचर की तरह भी नहीं मानेंगे, और ह्यूमंस बिल्कुल यहाँ पे फ्री भी नहीं होंगे कि भाई नेचर को कैसे भी मॉडिफाई कर लें, कितने भी इंडस्ट्रीज़ बना दें, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दें। ऐसा अब नहीं होगा। न्यू डिटर्मिनिज्म में वो बोलते हैं कि ह्यूमंस नेचर को कॉन्क्वर तो करेंगे बट उसको ओबे करके, ठीक है। मतलब आप नेचर के अगेंस्ट कुछ मत करो, आप एक लिमिटेड हम बोल सकते हैं एक लिमिटेड लेवल तक आप नेचर को मॉडिफाई करो कि एटलीस्ट आपका जो अर्थ है उसको वो हार्म ना पहुंचाए। ऑल राइट, इसी फिनोमेना को बोला गया है न्यू डिटर्मिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना MCQs आपके बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन आंसर, जैसे कि 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस अगर बात करें तो आपके ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यहाँ से बन सकते हैं। बाकी चैप्टर में से ज़्यादातर जहाँ तक है चांसेस आपके MCQs ही बनेंगे, ठीक है, या फिर 1 वर्ड। ऑल राइट, और CUET के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अब जिस तरह से हम ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप रहा है वो हमेशा से सेम तो नहीं रहा है, वो ऑब्वियसली डायनामिक रिलेशनशिप है, वो चेंज होता आ रहा है। बट हम ये देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस होनी कब स्टार्ट हुई, जब ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ सरफेस पर आए, ठीक है। मतलब ह्यूमंस ने आके एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू करा। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो इंटरैक्शन है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, अगर इसकी बिगनिंग की बात करें कि किस तरह से ये इंटरैक्शन शुरू हुआ था, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, है ना। और साफ सीधी सी बात है, हम ये समझते हैं कि अर्लियर टाइम में, पहले के टाइम में देयर वाज लिमिटेड इंटरैक्शन, जैसा पहले भी बताया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में, है ना। लिमिटेड इंटरैक्शन था बिटवीन सोसाइटीज़ एंड नॉलेज अबाउट ईच अदर वॉज लिमिटेड। एग्जैक्टली भाई, जब कम्युनिकेशन नहीं है, जब आपका इंटरैक्शन नहीं है, तो एक दूसरे के बारे में आपके पास नॉलेज भी नहीं होगी, आपको सिर्फ अपने से मतलब होगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे आ जाती है भाई, ट्रैवलर्स पे आ जाती है और एक्सप्लोरर्स पे आ जाती है। ट्रैवलर्स एक्सप्लोरर्स जहाँ जाते थे, जैसा वो देखते थे वैसा वो लोगों को बताते थे, और उतनी ही लिमिटेड नॉलेज लोगों के पास होती थी। और नेविगेशन की बात करें तो वो काफ़ी नेविगेशनल स्किल्स भी बहुत डेवलप नहीं थी, और ये जो जर्नी होती थी इनकी, हम बोल सकते हैं कि डेंजरस होती थी, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे नेविगेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी,
है ना। तो 15th सेंचुरी में देखो, सो द लेट 15th सेंचुरी विटनेस द अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशंस इन यूरोप। ठीक है, 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी में यूरोप में कुछ कुछ एक्सप्लोरेशन होना शुरू हुआ। मतलब लोग अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड होने लगे कि भाई कैसा दूसरी सोसाइटीज़ कैसी हैं, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के बारे में पता लग गया। और फिर कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो ये जो एक्सप्लोरेशंस थी, ठीक है, इनको और एक बूस्ट मिल गया कॉलोनियल पीरियड में। जो भी कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने इन एक्सप्लोरेशंस को और ज़्यादा बूस्ट दे दिया। बिकॉज यहाँ पे रीज़न क्या था, जब वो दूसरी सोसाइटीज़ में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सो दे कैन एक्सेस वेरियस रिसोर्सेज जो उन कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था एंड दे कुड ऑब्टेन द इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन। सो उनका मेन एम यही था कि भाई जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं हमें उनको कॉन्क्वर करना है डिफरेंट सोसाइटीज़ में। ठीक है, अब आता है एक अनदर इम्पॉर्टेंट, आपका बॉक्स में आपको दे रखा है स्कूल्स ऑफ थॉट। 3 स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करते हैं कि ये क्या बोलते हैं। अगर हम वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में बात करें, सो दिस स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर इसका मेन कंसर्न देखें, सो इट वाज मेनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेल बीइंग ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब भाई लोगों की सोशल वेल बीइंग यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस रखती थी। मतलब लोगों को हाउसिंग अच्छी मिल जानी चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। मतलब जो नॉर्मल वेल बीइंग के लिए सुविधाएं होती हैं वो लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, और ये मेन एम था इस स्कूल ऑफ थॉट का। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये भाई मार्क्सियन थ्योरी पे बेस्ड था। ये बोलता था कि आज के समय में कंटेम्प्रेरी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से हैं, वो कैपिटलिज्म की वजह से हैं। ठीक है, ये बोलता था कि भाई पॉवर्टी देख लो, तुम सोशल इनइक्वालिटी देख लो, इतना ज़्यादा डेप्रिवेशन है, इतनी गरीबी है, ये सिर्फ और सिर्फ ना कैपिटलिज्म की वजह से है। मतलब अगेन मार्क्सियन थियरी यहाँ पे ये एम्प्लॉय कर रहा है। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट आता है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज बेस्ड ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस। ऑल राइट, लिव्ड एक्सपीरियंस पे रिलाई करता था। और अनदर इसका बेस था, दूसरा बेस था इसका परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा रीजनल बेसिस पे डिवाइड कर दिया है लोगों को कि अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की एथनिसिटी होती है, रेस अलग होती है, लोगों का धर्म, लोगों के रिलीजन अलग होते हैं। ठीक है, दिस वॉज द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। राइट, सो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, MCQs में पूछे जा सकते हैं आपसे। नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी एक नाम नहीं है सब्जेक्ट का, बट ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें जो दूसरे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, इसके जो दूसरे सिस्टर डिसिप्लिन्स आपके NCERT में बोला गया है, उनको ये काफ़ी बार ओवरलैप करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, तो सोशल ज्योग्राफी सबसे पहला सोशल ज्योग्राफी है। हम इसको बेसिकली इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन जैसा देखा कि कई बार जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं उनको ओवरलैप भी करता है। फॉर इंस्टेंस सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशल ज्योग्राफी में और क्या आता है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसे साइकोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी बेसिकली ये साइकोलॉजी के अंडर आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, सोशियोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडीज़। ठीक है, मतलब ये जो सब फील्ड है सोशल ज्योग्राफी, इसके अंडर ये सब फील्ड्स हैं, एंड ये जो सब फील्ड्स हैं ना, ये यहाँ ओवरलैप करती हैं इन डिसिप्लिन्स के साथ। ठीक है, मतलब जो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनके जो कंसेप्ट हैं ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट हैं। राइट, फिर देखो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमोलॉजी, राइट। फिर ये तो हमारा हो गया पहला। सेकंड हो गया अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग, ठीक है, ये जो डिसिप्लिन है इसको ओवरलैप करती है ह्यूमन ज्योग्राफी। थर्ड में आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो देखो पॉलिटिकल साइंस सिंपल सी बात है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी, ज़ेफोलॉजी। मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री साइंस। फोर्थ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, है ना। फिफ्थ सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग। सो ये जो इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है इनके कंसेप्ट्स को ओवरलैप करती है ह्यूमन ज्योग्राफी अगेन एंड। सिक्स्थ हो गया हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में और क्या क्या सब फील्ड्स आती हैं, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल साइंसेज, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, geography of marketing, business studies, economics and commerce, geography of tourism, tourism and travel management, geography of international trade, that is international trade का जो ये sister discipline है। तो हम ये देख सकते हैं कि human geography बोले तो एक स्टैटिक डिसिप्लिन नहीं है या एक छोटा मोटा नैरो डिसिप्लिन नहीं है, ये बाकी सारे डिसिप्लिन्स के कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज अ इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, राइट। तो आई होप ये चार्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे अगर मेन बात करें तो ये जो 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत बड़ा या बहुत लेंदी चैप्टर ये नहीं है, बट ज्योग्राफी को समझने के लिए एग्जैक्टली ह्यूमन ज्योग्राफी क्या एम करती है, क्या कोर कंसर्न है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए ये चैप्टर समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हों, सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं, right? So I hope you liked this video, and if you did, then please hit the like button, subscribe to my channel and make sure that you press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.